हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 17 पौधों में जनन। इससे पहले कि हमने अध्याय 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT बिहार बोर्ड साइंस क्लास 7 में जा कर के शेष अध्याय को आप कंप्लीट करके अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं। देखा जाए SCERT बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी बिहार बोर्ड या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ से बिहार बोर्ड के लिए अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों में जनन। क्या आप बता सकते हैं कि धान के एक बीज से धान के कितने बीज उत्पन्न होते हैं? क्या धान के बीज से गेहूं के दाने प्राप्त हो सकते हैं? अन्य जीवों के बारे में आपका क्या विचार है? आपने अपने वंश को कायम रखने के लिए जंतुओं तथा पौधों में अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करना प्रमुख लक्षण है। उन जनकों के द्वारा संतति उत्पन्न करना, जन्म देना जनन कहलाता है। मतलब कि अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या है? जनन है। इस लक्षण के कारण ही सभी जीव अपनी जात की निरंतरता को बनाए रखते हैं। जरा सोचे, यदि जीवों में जनन क्रिया न हो तो क्या होगा? क्या सभी पौधे केवल बीज से ही उत्पन्न होते हैं? यह पौधों के अन्य भागों जैसे कि जड़, तना आदि से भी नए पौधे उत्पन्न होते देखा है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि कुछ पौधों की उत्पत्ति बीज के अतिरिक्त अन्य भागों से भी होती है। क्रियाकलाप 1। आइए उन पौधों की सूची बनाइए जो केवल बीज से उत्पन्न होते हैं, बीज तथा अन्य भागों से उत्पन्न होते हैं तथा जो केवल पौधों के अन्य भागों से ही उत्पन्न होते हैं। तो आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इस बॉक्स को। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि पौधों में जड़, तना, पत्तियाँ होती हैं। इन्हें कायिक अंग कहा जाता है। मतलब कि पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां होती हैं, इन्हें हम कायिक अंग के नाम से भी जानते हैं। पौधों में निश्चित वृद्धि के बाद फूल निकलते हैं। पिछली कक्षा में फूल और उनके अंगों के बारे में आप जान चुके हैं। इन्हीं फूलों से फल और बीज प्राप्त होते हैं। इन बीजों से नए पौधे उगाए जाते हैं। पौधे अपना कायिक अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती से भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पौधे दो प्रकार से जनन क्रिया करते हैं और संतति उत्पन्न करते हैं। आइए इन विधियों को जानें। जनन के प्रकार। तो जनन के दो प्रकार होता है। कितने? 2। एक है अलैंगिक और एक है लैंगिक जनन। अर्थात जनन के दो प्रकार, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के क्या हैं? अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही तो है, जिसमें पौधों के जड़, तना, पत्तियां, कली जैसे कायिक भागों से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। कायिक भागों के द्वारा जनन होने के कारण इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्रियाकलाप 2। गुलाब की एक शाखा को उसके पर्व संधि से काट लें और लगभग 15 इंच का टुकड़ा बना लें। ये कलम कहलाता है। कलम के मोटे सिरे का लगभग 6 इंच मिट्टी में तिरछा करके दबा दें और नियमित रूप से पानी डालते हैं। कुछ दिनों के बाद आप क्या देखते हैं? आप पाएंगे कि पर्व संधियों पर कुछ नई पत्तियां निकलने लगी। प्रतिदिन परीक्षण करते रहें। कितने दिनों में कलम सामान्य पौधों की शक्ल में आ जाता है। जैसे मुनगा अर्थात सहजन का पौधा कैसे लगाते हैं, चर्चा करें। नींबू, अमरूद से कलम तैयार करने की विधि का पता लगाएं। जड़ें किस प्रकार विकसित होती हैं, ये जानने के लिए दूसरा क्रियाकलाप करें। तो क्रियाकलाप 3। मनी प्लांट की टहनी से 20-30 सेंटीमीटर का कलम बना लें। इस कलम को जल से भरे पारदर्शी बोतल में डाल करके छोड़ दें। प्रतिदिन परीक्षण करें, जिसमें क्या कुछ परिवर्तन होता है। उसके गांठों पर सफ़ेद तंतु जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। ये जड़ है। साथ ही पत्तियां विकसित होने लगती हैं और पौधे में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। हमने फूलों की कलियों को देखा है जिससे फूल खिलते हैं। इन कलियों के अलावा पत्तियों के कक्षा में भी कलियां होती हैं
जो कायिक कली कहलाता है और अंकुरण के रूप में विकसित होती हैं। कली में एक छोटा तना होता है, इसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरों को ढके रहते हैं। ये कायिक कली नए पौधे उत्पन्न करती हैं। क्रियाकलाप 4 करते हैं। एक आलू लेकर के 2 या 3 टुकड़े कर लें। ध्यान रहे उनकी पर्व संधि अर्थात आँखें क्षतिग्रस्त ना हों। अब इन टुकड़ों को मिट्टी में दबा दें और नियमित पानी डालते रहें। 8-10 दिनों के बाद मिट्टी हटा करके उन टुकड़ों को निकालें और परीक्षण करें। इनमें आए परिवर्तन के बारे में शिक्षक एवं अपने साथियों से कक्षा में चर्चा करें। इसी तरह हल्दी, अदरक, गन्ना आदि पौधे उगाए जाते हैं। अपने नज़दीकी के किसी किसान से गन्ने की खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ब्रायोफाइलम की पत्तियों के किनारे खांच में कलियां होती हैं। जब इनकी पत्तियां नम जगहों पर गिरती हैं तब प्रत्येक कलियां नए पौधे उत्पन्न करती हैं। लेयरिंग विधि। कुछ पौधों में जैसे कि बेली, चमेली, गेंदा आदि में नए पौधों के लिए लेयरिंग विधि का भी प्रयोग किया जाता है। पौधे के किसी शाखा को मिट्टी में दबा दिया जाता है और उस स्थान की मिट्टी को नम रखा जाता है। 10-15 या 10-20 दिनों में मिट्टी में दबे भाग पर जड़ें निकलने लगती हैं। मुख्य तने की ओर से मिट्टी से दबी हुई भाग के नज़दीक काट कर अलग कर लिया जाता है। 10-15 दिनों के बाद उसे सावधानी से उखाड़ कर जहां लगाना हो लगा देते हैं। मुकुलन। कौन सी विधि? मुकुलन विधि। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में बिस्किट, केक, डबल रोटी के उत्पादन में किया जाता। यदि इसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो कुछ ही समय में तेजी से जनन करने लगता है। शिक्षक के प्रदर्शन के लिए बेकरी की दुकान से ईस्ट पाउडर ले लें। एक बर्तन में थोड़ा जल और 1 चम्मच शक्कर मिलाकर के ईस्ट पाउडर घोल दें। उसे स्थिर रहने दें और इसके बाद घोल की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रख करके सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करें। बच्चों को अवलोकन का अवसर अवश्य दें। अवलोकन में बच्चे क्या देखते हैं चित्र बनाने के लिए कहें तथा चर्चा करें। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें जनन किस प्रकार होता है? ईस्ट कोशिकाओं में छोटी छोटी बल्ब जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये संरचना मुकुल अर्थात मुड़ कहलाता है। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है और फिर विकसित होकर के जनन कोशिका में से अलग होकर के नई ईस्ट कोशिका में बदल जाता है। ये परिपक्व होकर के पुनः नई कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं और इस तरह कम समय में अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। खंडन। हम लोगों ने तालाबों, अन्य जलाशयों में हरे रंग के चिकने धागों के जाल के समान संरचना देखा है। यह क्या है? कितनी तेजी से फैलता है? क्या आपने सोचा है? इसे छू कर के देखें। ये हरे रंग की संरचना शैवाल है और जब इन्हें जल तथा अन्य पोषक तत्व मिलते हैं तो खंडन के द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित हो जाते हैं और नए टुकड़े कुछ ही दिनों में अपने जनकों के समान हो जाते हैं। बीजाणु निर्माण। आप जान चुके हैं कि डबल रोटी पर कवक किस प्रकार तेजी से उगते हैं। कवक के बीजाणु हवा में तैरते रहते हैं और हल्का होने के कारण दूर दूर तक जा सकते हैं और इन्हीं बीजाणुओं से अलग अलग कवक उगते हैं। इनमें अलैंगिक जनन ही होता है। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप तथा निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं और लंबे समय तक जीवित रहने के लिए अपने को अनुकूलित कर देते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलते ही ये बीजाणु अंकुरित होने लगते हैं और नए जीव में विकसित होने लगते हैं। मांस फर्म जैसे निम्न स्तरीय पौधों में भी जनन बीजाणुओं के द्वारा ही होता है। क्रियाकलाप 5 करते हैं। क्रियाकलाप 5। उन खाद्य पदार्थों के नाम बताएं जिन पर आपने कवकों को देखा है। कवकों को। क्या आपको कवकों की संरचना में कोई भिन्नता प्राप्त हुई है? अब जानेंगे हम लैंगिक जनन के बारे में।
अब तक के हमने पौधों में जड़, तना, पत्तियों से होने वाली जनन क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, परंतु बीज में भी तो पौधे के ही अंग हैं। क्या वे भी पौधों में जनन क्रिया करते हैं? पौधों में बीजों का निर्माण किस प्रकार होता है? क्या आपने कभी सोचा था? आइए इनके निर्माण की प्रक्रिया को जानें। हम लोगों ने फूलों की संरचना एवं उनमें विभिन्न अंगों के बारे में पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त की। क्या फूलों के अंगों का नाम बता सकते हैं? उड़हल, भिंडी, बैंगन आदि के फूलों में विभिन्न अंगों की पहचानिए एवं अलग अलग चित्र बनाइए। इनमें पुंकेसर नर जनन अंग, स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर इसको जैसे है पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर क्या है? पुंकेसर जो है ये नर जनन अंग है और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। बेशरम का एक फूल ने उससे लंबवत ब्लेड से काटे। ये क्रिया कई फूलों के साथ दोहराएं और दिखाई देने वाली संरचना का अवलोकन करें और चित्र भी बनाएं। फूलों के अंगों के अध्ययन के क्रम में आपने देखा होगा कि कुछ पौधों या कुछ फूलों में स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों हैं और कुछ में या तो स्त्री केसर है या पुंकेसर। जिन फूलों में दोनों जनन अंग मौजूद रहता है उसे हम द्विलिंगी फूल कहते हैं, जबकि एक ही जनन अंग स्त्री केसर और पुंकेसर वाले फूल एक लिंगी फूल कहलाते हैं। क्रियाकलाप 7, कुछ फूल एकत्रित करें और एक लिंगी एवं द्विलिंगी फूलों की जांच जरूर कीजिए। पुंकेसर के ऊपर पराग कोश होते हैं। पुंकेसर के ऊपर क्या होता है? पराग कोश होता है और इनमें पराग कण रहते हैं और ये नर युग्मक बनाते हैं। स्त्री केसर के अंडाशय में एक या अधिक बीजाणु होते हैं जो मादा युग्मक बनाते हैं। लैंगिक जन्म प्रक्रिया में नर युग्मक मादा युग्मक से बीजाणु में मिलते हैं और इसके फलस्वरूप जिस संरचना का निर्माण होता है वह युग्मनज कहलाता है। तो यह पूरी लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरीक़ा से समझ लेंगे। परागकोश से पराग कणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक कैसे होता है? क्या बता सकते हैं? परागण क्या है? क्या आप जानते हैं कि पराग कोश पर स्थित पराग कण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचता है? सामान्यतया पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण वायु, कीट, जल आदि के माध्यम से होता है। परागकण हल्के होते हैं। जब हवा बहती है तो उड़ करके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ये कीटों को फूलों पर घूमते फिरते जरूर देखा होगा। परागकण इनके शरीर के भागों जैसे कि पैरों, पंखों पर चिपक जाते हैं और ये जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागकण वर्तिकाग्र के चिपचिपा होने के कारण उससे चिपक जाते हैं। इस प्रकार परागकण अपना सफ़र वर्तिकाग्र तक करता है। परागकण का वर्तिकाग्र तक आना परागकण कहलाता है। जब परागकण अपने ही फूलों के वर्तिकाग्र तक सफ़र करता है तो इसे स्वयं परागकण कहते हैं। यदि परागकणों का सफ़र अपने ही पौधों के दूसरों फूलों के वर्तिकाग्र तक हो या अपने ही जात के दूसरे पौधे फूलों के वर्तिकाग्र तक हो तो इस पर परागकण कहते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे सही से समझेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके शब्दों को जानना है कि कैसे किस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर ये पौधे जनन करते हैं। आइए जानते हैं निषेचन के बारे में। आप इस चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं बीजांड, अंडाशय, वर्तिकाग्र और ये परागकण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु, जल और मिट्टी के माध्यम से पहुंच जाते हैं। परागकण के बाद परागकण मादा युग्मक से कैसे मिलता है? वर्तिकाग्र पर चिपकते ही परागकण में अंकुर निकलता है और परागनलिका का निर्माण करता जो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से होते हुए बीजाणु तक जाता है। इसी नली से पराग नर युग्मक के रूप में बीजाणु से मिलता है और मिलन
कि इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज भ्रूण में विकसित होने लगता है। भ्रूण विकसित होकर के बीज बनाते हैं। अंडाशय का आकार भी बढ़ने लगता है, जो फल के रूप में विकसित हो जाता। कुछ फल गुद्देदार एवं रसीले होते हैं, जबकि कुछ फल कठोर होते हैं। इनकी एक सूची बनाएं। बीजों का परिकिरणन। आपने बहुत सारे बीजों को एक ही स्थान पर गिरा हुआ देखा होगा। क्या सभी बीज अंकुरित होते हैं? क्या सभी उगे पौधे स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित होंगे? पौधों में समुचित विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धूप, जल, खनिज एवं स्थान की आवश्यकता होती है। एक ही स्थान पर उगे पौधों में धूप, जल, खनिज एवं स्थान के लिए स्पर्धा होती है, जिसके फलस्वरूप एक दो पौधे स्वस्थ रूप में विकसित हो सकता है। यह नहीं भी हो सकता है। बीजों का दूर दूर स्थानों तक पहुंचना बीजों का परिकिरण कहलाता है। क्या? बीजों का परिकिरणन। यदि बीजों का परिकिरणन न हो तो क्या होगा? चर्चा करें। क्या बता सकते हैं कि बीज दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं? बीजों के आकार एवं संरचना के अनुसार परिकिरणन होता है। पंख युक्त हल्के एक रोम युक्त बीज हवा के द्वारा उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, जैसे कि मदार एवं सूर्यमुखी तथा घास के बीज आदि। नारियल का आवरण स्पंजी होने के कारण जल की धारा के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा करके उगते हैं। कांटेदार एवं हुक जैसी आकृति वाले बीज जंतुओं के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचते हैं। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों का बीज चिड़ियों के द्वारा दूर दूर तक पहुंचते हैं। इनके फलों को ये खाते हैं और बीज पच नहीं पाते और मल के साथ बाहर आ जाते हैं। ये बीज उग करके नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। क्या किसी वृक्ष पर दूसरे जात के पौधों को उगा हुआ देखा है? कुछ फल चटक कर फटते हैं, जिससे आवाज़ निकलती है। आपने रेंडी के फल को धूप में फटते देखा होगा। इनके बीज भी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो परिकिरण का जो माध्यम है, हवा के द्वारा, जल के द्वारा और चिड़ियों के द्वारा। चने के बीज लें और उन्हें एक स्थान पर डाल करके मिट्टी से ढक दें और पानी डाल करके नम करते रहें और उसको प्रतिदिन अवलोकन करें क्या होता है। तो आइए हम इस पाठ में क्या सीखे। सभी जीव अपनी जात की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन करते। पौधों में जनन दो प्रकार के होता, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जनन अंग भाग नहीं लेते हैं। अलैंगिक जनन में जनन अंग भाग नहीं लेते और लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता। परागकण जल, वायु तथा कीटों के द्वारा हो सकता है। नर तथा मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल मिलते और फल एक परिपक्व अंडाशय है। बीजों का स्थानांतरण बीजों का परिकिरण कहलाता है, जो जल, वायु और जंतुओं के द्वारा होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा लेसन भी समाप्त होता है। पौधों के जनन अंग कौन हैं? तना, जड़, फूल या पत्ती? तो बताइए पौधों के जनन अंग क्या हैं? पौधों के जनन अंग क्या हो सकते हैं? तना, जड़, फूल या पत्ती? परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसके किन प्रश्नों के उत्तर कौन से सही हैं। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। तो हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय, और जहां तक कि वो हमारा लास्ट अध्याय और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो भी शायद हो सकता है, क्योंकि 18 चैप्टर ही थे। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो चलिए शुरू करेंगे एक नए अध्याय 18। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।